HMPV है क्या? वायरसेस भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारी आंखों से दूर है। इनके अंदर भी वही प्रोसेस चलता है। एक ऑर्गेनिज्म है, 1 से 2 होते हैं, 2 से 4 होते हैं, 4 से 8 होते हैं। वही ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ग्रो करते हैं। सबसे जो खतरनाक कॉज या सिम्टम है वो कौन सी हो सकती है? आपके जिगर को सबसे ज़्यादा डैमेज कर सकता है, आपके किडनीज को डैमेज कर सकता है, विजन के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं इसके अंदर। तो ये फैलता कैसे? माउस हो जाता है, रोडेंट्स हैं, इनके अंदर ये नॉर्मल हालात में पाए जाते हैं। जब उनको एक इंसान इस्तेमाल करता है एज अ गज़ा के तौर पे, तो वो इंसान के अंदर आते हैं, फिर उससे वो उनके रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फिर आगे फैलते हैं। कि अगर अल्लाह ना करे आ जाए पाकिस्तान में भी तो फिर क्या हल है इसका? अगर ये चीज़ उसी तरह से पेंडेमिक की शक्ल इख्तियार करती है तो दुनिया बिल्कुल उसी तरह शट डाउन हो जाएगी। HMPV इसमें क्या किसी की जान जा सकती है? चाइना क्यों डर गया इस वायरस से अगर ये इतना ही डेडली नहीं है? फिर से एक वायरस दुनिया में छाया हुआ है, HMPV। ये वायरस क्या है? कोरोना की दफा तो हम बहुत टाइम के बाद सीरियस हुए थे। क्या हम HMPV को जानते हैं कि ये वायरस कैसे फैलता है? कौन से एज ग्रुप इसमें ज्यादा डेंजर जोन में है? क्या दुनिया में फिर से एक बार लॉकडाउन होने जा रहा है? इन तमाम सवालात के जवाब आपको इस पॉडकास्ट में मिलेंगे, तो पॉडकास्ट को एंड तक लाजमी देखें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो एक वायरस है जो हमारी पूरी सोसाइटी को, बल्कि हमारी ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड सोसाइटीज़ को डरा रहा है। कोरोना के बाद अगर किसी वायरस से आवाम डर रही है ना, तो वो HMPV वायरस है। मुझे ये बताइए HMPV है क्या? बेसिकली दुनिया के अंदर जितने भी वायरसेस हैं वो उनकी ऑब्वियसली किसी ना किसी फॉर्म में वो मौजूद हैं। तो उसमें से एक वायरस जो है वो HMPV है। अगर इसकी फुल फॉर्म हम डिस्कस करते हैं तो वो है ह्यूमन मेटानीमो वायरस। आजकल सोशल मीडिया के ऊपर प्रोग्राम्स हो रहे हैं, टीवी चैनल्स के ऊपर प्रोग्राम्स हो रहे हैं, हम लोग भी उस पर बात कर रहे हैं। तो इसकी गूंज जो सारी मिलती जुलती है वो चाइना से है, क्योंकि कोविड-19 का भी कुछ ना कुछ ताना बाना चाइना से मिलता था। इस वजह से लोग इसके बारे में ज़्यादा क्यूरियस हैं कि अगर वहाँ से कोई वबा फैलती है क्या वो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में तो नहीं ले लेगी। तो ये भी एक वायरस, जिस तरह कोविड-19 था उसी तरह ये भी एक वायरस है, ये एक जानदार है जिसका पूरा नाम ह्यूमन मेटानीमो वायरस है। ठीक है, तो ये जैसे कोरोना भी चाइना से, आपने खुद बताया कि भाई चाइना से ही उसका ओरिजिन हुआ था। इस वायरस का भी हम सुन रहे हैं कि ये भी सबसे पहले चाइना में है, उसके बाद इंडिया में गया, तो ये अब ऑल ओवर द वर्ल्ड आ जाएगा। तो चाइना ही क्यों इसकी रीज़न बन जाता है ये हमेशा? बड़ा ही अच्छा सवाल है, क्योंकि इसकी जब हम वायरस की ख़ास तौर पे देखते हैं ना ओरिजिन और इसकी कॉजेज़, उसके अंदर सबसे नंबर 1 कॉज है कंजस्टेड एरियाज़ में रहना। आप देखें कि दुनिया के अंदर पॉपुलेशन वाइज चाइना और इंडिया दुनिया में बहुत ऊपर हैं। इनकी पॉपुलेशन दुनिया में आप कह लें कि 2/3 अगर दोनों को मिला लिया जाए तो वो बनती है। तो अगर इसकी एक कॉज जो हम देखते हैं वायरसेस के फैलने की, वो कंजस्टेड हाउसेस में रहना। चाइना के अंदर बहुत से अपार्टमेंट्स का स्केड्यूल है, लोग घरों में ज़्यादा तौर पे रहते हैं। जब विंटर का सीज़न आता है तो लोग घरों में जब कंजस्टेड इन्वायरमेंट में रहते हैं तो इन वायरसेस के पनपने का और इनकी ग्रो करने का चांस ज़्यादा होता है। अच्छा। सेकंड इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाइना के अंदर कुछ अनहाइजीनिक, जो हमारे बीइंग अ मुस्लिम हम चीज़ों को हमारे वो कॉन्सेप्ट्स नहीं वो है, कॉन्सेप्ट नहीं है खाने पीने के, तो उन लोगों में वो कॉन्सेप्ट बहुत कॉमन है। तो वहाँ से भी ये चीज़ें जो चीज़ें हैं ये फैलती है, क्योंकि ये जो वायरसेस होते हैं कुछ जानदारों के अंदर, जिस तरह माउस हो जाता है, रोडेंट्स हैं, इनके अंदर ये नॉर्मल हालात में पाए जाते हैं। जब उनको एक इंसान इस्तेमाल करता है एज अ गज़ा के तौर पे, तो वो इंसान के अंदर आते हैं, फिर उससे वो उनके रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फिर आगे फैलते हैं। तो इस वजह से चाइना का एक तो पॉपुलेशन इज़ द मोस्ट नंबर 1 कॉज। सेकंड नंबर ये है कि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और वो कंजस्टेड एरियाज़ में रहते हैं और उनकी अनहाइजेनिक फूड है, जिसकी वजह से चाइना से ये चीज़ें ओरिजिन होती हैं। तो मुझे ये बताएं कि अब जो है, मैं एक रिपोर्ट देख रही थी जिसमें चाइना के अंदर तो हॉस्पिटल्स में कह दिया गया कि भाई अब बेड्स नहीं मिल रहे पेशेंट्स को, कि इतना ये वायरस फैल गया है। तो आप क्या बताते हैं कि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड फैलने के चांसेस हैं? देखें, ह्यूमन मेटानीमो वायरस इतना डेडली वायरस नहीं है। ये हम सबको जहन में रखना चाहिए कि ऑब्वियसली हम कोविड-19 के बारे में भी यही कहते थे कि ये डेडली वायरस नहीं है। वो मैं अभी भी यही कहता हूँ कि वो डेडली वायरस नहीं था, लेकिन जब वो एंडेमिक से एपिडेमिक से एंडेमिक में गया, फिर वो पेंडेमिक की शक्ल जब उसने इख्तियार की, तो मोस्टली वो लोग इन्वॉल्व उसमें हुए जो इम्यूनो कंप्रोमाइज थे। वो लोग जो कि जिनकी इम्यूनिटी जो कोमॉर्बिड थे, जिनको हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, किडनी के मसाइल, दिल के मसाइल, जब उनको वायरस ने अटैक किया तो उनकी इम्यूनिटी जो थी वो कोलैप्स कर गई। जब वो वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया तो वो फैटल साबित हुआ पूरी दुनिया के लिए। तो इसी तरह ह्यूमन मेटानीमो वायरस जो है ये भी
इसी तरह एक वायरस है कोविड-19 की तरह, इसका भी उसी तरह रेप्लिकेशन साइकिल है, लेकिन अच्छी बात ये है कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड 3 to 6 डेज़ है। इसने 3 to 6 डेज़ में अपने इंक्यूबेशन पीक पे पहुंचना, उसके बाद इसने रिवर्जन की तरफ आना शुरू कर देना है। और इसकी ज़्यादा सिम्टम्स जो आ रही हैं, जो रिपोर्ट हो रही हैं चाइना के अंदर भी, वो इन्फेंट्स के अंदर जो बच्चे होते हैं बिल्कुल न्यू बॉर्न या 1 साल तक बच्चे होते हैं, या फिर ओल्ड एज आफ्टर 60 ईयर, क्योंकि इन दोनों जो पॉपुलेशन ग्रुप्स हैं इनके अंदर इम्यूनिटी आपकी बिल्कुल कम होती है। बच्चों के अंदर भी अभी आपकी एंटीबॉडीज़ इतनी नहीं होती हैं और बड़ों के अंदर भी वो डेफिशिएंसी हो चुकी होती है। तो इन दो ग्रुप्स को ये ज़्यादा तौर पे डैमेज करता है और इनकी इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ होने की वजह से ये वायरस फ़ायदा उठाते हुए इनमें फैटल साबित होकर जान भी इनकी ले सकता है। लेकिन जो इम्यूनो कॉम्पिटेंट लोग हैं, जिस तरह के यंग पेशेंट हैं, अगर उनको ये वायरस लगता भी है तो ये वायरस सेल्फ लिमिटेड होता है। सिम्टम्स आती हैं, आप अगर उन सिम्टम्स को डील करते हैं तो ये सेल्फ लिमिटेड है, खुद ही ख़त्म हो जाता है। अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज़ थी, जैसे आप बता रहे हैं कि 6 to 8 डेज़ जो है इसका टाइम है, लेकिन उसमें है कि अगर 4 डिग्री सी से डाउन अगर आपका टेम्परेचर चला जाता है तब ये ज़्यादा एक्सपैंड भी हो सकता है, वायरस फैल भी सकता है। तो इसमें मुझे बताएं कि इससे विंटर्स का भी कोई रिलेशन है कि सर्दियों में ये वायरस ज़्यादा हो जाएगा? बिल्कुल ऐसी है। आपने सुना होगा कि अक्सर फ्लू शॉट लगता है लोगों को, ओल्ड एज में हम फ्लू शॉट लगाते हैं इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट। वो अक्टूबर में क्यों लगता है? क्योंकि अक्टूबर में इसलिए लगता है कि हमारा जो सीज़न है 4 वीक्स उसको अपना इफेक्ट दिखाने में लग जाते हैं। ठीक है। तो अक्टूबर में हम लगाते हैं उसकी डोज, ताकि जब विंटर दिसंबर जनवरी आएगा तो वो पेशेंट उस वायरस की उनके अंदर एंटीबॉडीज इम्यूनिटी मौजूद हो। अगर उनको इन्फ्लुएंजा अटैक भी करता है तो वो उसका मुकाबला कर सकें। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ कि विंटर के अंदर ही क्यों? विंटर ख़ास वो मौसम होता है, या फॉल का मौसम या विंटर का मौसम, जिसके अंदर वायरसेस की या बैक्टीरियाज की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। इनके लिए एक फेवरेबल इन्वायरमेंट होता है जिससे वो ग्रो करते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि कंजस्टेड एरिया में रहना, विंटर सीजन और ज़्यादा पॉपुलेशन और अनहाइजेनिक फूड, ये तमाम वो कॉजेज़ हैं जिससे ये वायरसेस आपको लगने के खतरात होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, हम बात कर रहे हैं कि इस वजह से ये स्प्रेड होता है वायरस, ये वायरस बनता कैसे है? क्या ये खुद साख्ता चीज़ है कि बस इसका इम्पैक्ट ब्रेन वाइज इतना ज़्यादा कर दिया जाता है कि हम एक ऐसी चीज़, एक ऐसे वायरस को जो हमने देखा नहीं है, हमें नहीं पता कोरोना की इस तरह की चीज़ है, लेकिन हम उससे ब्रेन वाइज काफ़ी इफेक्ट हो गए थे और वो चीज़ हमने रियलिटी बना दी। तो ये क्या चीज़ है वायरस? देखें, जितनी भी दुनिया के अंदर बीमारियां, इन्फेक्शंस होते हैं, वो मेनली आपकी 4 चीज़ों की वजह से होती हैं। उनमें एक बैक्टीरिया है, सेकंड पे वायरसेस हैं, फिर फंगस है, फिर पैरासाइट्स हैं। ये 4 वो और ये जानदार हैं। ये जहन में रखें कि ये ऑर्गेनिज्म भी उसी तरह लिविंग इनका स्टाइल है जिस तरह कि ह्यूमन का है। ये भी ग्रो करते हैं, ये भी रेप्लिकेट करते हैं, इनके अंदर भी सारी वही चीज़ें होती हैं। अल्लाह ताला ने वही प्रोसेस इनको बनाया है जिस तरह कि ह्यूमन बीइंग का है। तो वायरसेस भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारी आंखों से दूर है, इतना छोटा है कि वो माइक्रोस्कोप में नज़र आता है, वो वैसे नज़र नहीं आता है। ये जहन में रखिए, वायरस एक एग्जिस्टिंग एंटिटी है जो अल्लाह ताला ने बनाई है। अब बहुत सी ऐसी भी चीज़ें हैं जो अब सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जब वायरसेस होते हैं, ये ऑब्वियसली इनको एक फेवरेबल इन्वायरमेंट मिला, ये पहले से एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। जब अमीनो कम्प्रोमाइज़ कोई बंदा उनके पास उसको अटैक करते हैं तो उसके अंदर रेप्लिकेशन रेट उनका ज़्यादा होता है। जब आपको अमीनो कम्पिटेंट या ऐसा बंदा जिसकी कुव्वत मुदाफ़त बिल्कुल ठीक है, जब उसके अंदर ये अटैक करते हैं तो उस तरह से ये मौसर अपनी आपको रेप्लिकेट नहीं कर पाते हैं, तो सेल्फ लिमिटिंग है, तो ये डबल नहीं हो पाते हैं। इस वजह से ये भी इनके अंदर भी वही प्रोसेस चलता है। एक ऑर्गेनिज्म है, 1 से 2 होते हैं, 2 से 4 होते हैं, 4 से 8 होते हैं। वही ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ग्रो करते हैं। इसी तरह जब हम इनको एंटीवायरल या एंटी बैक्टीरियल कोई मेडिकेशन देते हैं, बैक्टीरिया के अंदर एंटी बैक्टीरियल और फंगस, इसके वायरसेस के अंदर एंटीवायरल देते हैं, तो वो उनकी रेप्लिकेशन को रोकने के लिए होता है कि वो जो उनकी डिवीजन हो रही होती है सेल्स की, तो उनको रोका जाए ताकि उसकी रेमिशन की तरफ हम जा सकें। जैसे कोरोना, एक दफ़ा आपकी बॉडी में अगर एक दफ़ा कोरोना हुआ तो उसके बाद वो एक हमें एश्योरिटी मिल जाती थी कि मैं तो कोरोना से गुजर गया हूँ, अब दोबारा नहीं होगा। तो क्या ये HMPV एक दफ़ा होने के बाद दोबारा अटैक कर सकता है? देखिए, इस सवाल के अंदर आपको समझना पड़ेगा कि आपकी इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनिटी बेसिकली ये होती है कि आपकी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने नेचुरल आपके ब्लड के अंदर, आपके लिम्फ नोड्स के अंदर कुछ ऐसे सेल्स बनाए हैं जिनके अंदर वाइट ब्लड सेल्स, जो हम अक्सर CBC में चेक कर रहे होते हैं, इनके अंदर लिम्फोसाइट्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं। ये सारे वो सेल्स हैं जो कि आपके, देखिए होता क्या है, आपकी जिस्म की ये उसी तरह है जिस तरह आपने गार्ड रखा हुआ है, आपके घर में कोई चोर घुसा है, गार्ड उसकी तरफ रवाना हुआ है, उसको पकड़ के उसने बाहर फेंक दिया। इसी तरह जिस्म के अंदर अगर कोई ऑर्गेनिज्म एंटर हो जाता है, चाहे वो आपके नाक से एंटर हुआ है, मुंह से एंटर हुआ है, ब्लड से एंटर हुआ है, किसी भी रूट से एंटर हुआ है, तो आपके ये सारे जो सेल्स हैं ये विजिलेंट हो जाते हैं, ये उसको अटैक करते हैं।
ये अटैक करके उसको जिस्म से इनगल्फ कर लेते हैं, उसको जिस्म से निकाल देते हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी लो है, आपके अंदर वो आपके सेल्स जिनको हम लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, ये अगर आपकी बॉडी के अंदर उतना काम नहीं कर रहे हैं या कम मिकदार में मौजूद हैं, तो वो जो एंटीजन, जो वायरस या जो बैक्टीरिया आपके जिस्म में एंटर हुआ है, तो उसको तो काउंटर करने के लिए कोई चीज़ मौजूद नहीं है। तो इसकी वजह से उसको खुली छुट्टी मिल जाती है कि आप जितना मर्जी रेप्लिकेट करें और तो वो रेप्लिकेशन उनकी 300 मल्टीप्लाई टाइम से इस तरह हो रही होती है। तो वो इस वजह से इम्यूनो कंप्रोमाइज लोगों को ये ज़्यादा इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो अपनी इम्यूनिटी का कैसे आइडिया कर सकते हैं कि अभी मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग है कि वीक है, कैसे पता चलेगा? आजकल के मौसम में आपको ऐसे होगा कि जो फ्लू है वो हर बंदे के साथ महीनों से चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ लोग जो हैं वो फ्लू को कैरी करते हैं, वो 4-5 दिन में रिकवर हो जाते हैं। अगर एक ही घर में 2 लोगों को फ्लू हो रहा है, एक ही सोर्स है उसका, तो उससे भी आइडिया हो जाता है कि एक बंदा जल्दी रिकवर कर रहा है, एक उस इन्फेक्शन को लेके उसका कैरियर बन गया और वो लॉन्ग टर्म उसकी चीज़ें चलती जा रही हैं। सबसे सेकंड इंपॉर्टेंट बात, आपको अपनी इम्यूनिटी का कैसे आइडिया होता है? आपको अपनी इम्यूनिटी का इस चीज़ से भी आइडिया हो जाता है कि माइनर इन्फेक्शन जो है वो आप कैरी कर लेते हैं ईजीली, जो कि आपकी सोसाइटी के अंदर बाकी लोग कैरी नहीं करते हैं। आप साल के एंड पे अपने एवेल्युएशन करें कि पूरे साल के अंदर मैं तो ऑलमोस्ट हर महीने मुझे कोई ना कोई इन्फेक्शन रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको अगर 12 महीनों में 8 दफ़ा 10 दफ़ा किसी इन्फेक्शन ने कैरी किया है, अटैक किया है, तो आपकी इम्यूनिटी लो है, वीक है। क्यों? क्योंकि बहुत से वायरसेस, बैक्टीरिया आपको अटैक करते हैं, आपकी इम्यूनिटी उनको निकाल देती है जिस्म से, आपको पता भी नहीं होता, आपको कोई सिम्टम्स भी नहीं आते हैं। बहुत सी चीज़ें इस तरह की भी जिस्म में हो रही होती हैं। लेकिन अगर आपको किसी चीज़ की सिम्टम आई है, उसके प्रॉपर साइन सिम्टम्स आप में मौजूद हैं, बार बार वो चीज़ें अटैक कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी इम्यूनिटी वीक है। बहुत सी एंटीबॉडीज़ हैं, जिस तरह इम्यूनोग्लोबुलिन ए है, वो आपके म्यूकोज़ा को इफ़ेक्ट करती है। म्यूकोज़ा से मुराद है कि हमारी जिस्म के अंदर की जो भी लाइनिंग है उसके अंदर वो मौजूद होती है। अगर वो लो है आपके अंदर तो आपको डायरिया भी हो सकता है। आपको डायरिया के साथ आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकते हैं। आपके ल्यूमन के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो हो सकती हैं। इन शॉर्ट आम पब्लिक के लिए ये बात है कि अगर आपको इन्फेक्शन बार बार हो रहे हैं और उन ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो रहे हैं कि जो एक नॉर्मल बंदे को कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप उनके साथ मौजूद हैं, लेकिन आपको वो नॉर्मल ऑर्गेनिज्म भी जो है ना वो तंग कर रहे हैं और वो कॉम्प्लिकेशंस की तरफ चले जाते हैं। इट मींस कि आप उन नॉर्मल से ऑर्गेनिजम्स को कम्बैट करने की सलाहियत भी नहीं रखते और आपके अंदर इम्यूनिटी लो है और आपको उसके पे वर्कअप करना चाहिए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? अगर अब इम्यूनिटी लो है, अब पता चल गया हमें कि भाई हमारी इम्यूनिटी लो है, अब हम उसे कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? इतना उसे किस तरह सॉलिड कर दें कि भाई हमें ये छोटी छोटी वायरस हो या इन्फेक्शन हो वो हिट ना करें? देखें, अगर हम बच्चों की तरफ जाते हैं, बहुत सी कंजेनिटल बीमारियां भी होती हैं जिनके अंदर हमने बड़ी डिटेल से पहले भी डिस्कशन की हुई है। उनके अंदर भी आपकी इम्यूनिटी लो होती है। ये जो लिम्फोसाइट्स हैं, आपके इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, आपके वाइट ब्लड सेल्स हैं, इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है ना वेरिएशंस की बीमारियां मौजूद हैं जो कि आपके कंजेनिटली आप में ट्रांसफ़र होती हैं। उनका बहुत जल्दी पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक बच्चा जब माँ के पेट से पैदा होता है, माँ के पेट से जब पैदा होता है तो उसके अम्बिलिकस के साथ उसका प्लेसेंटा जुड़ा होता है, ठीक है, और प्लेसेंटा को आप काट के उसके ऊपर क्लिप लगा देते हैं, ठीक है। 1 हफ्ता 2 हफ्ते के बाद वो क्लिप खुद ही स्लफ ऑफ होके गिर जाता है। इसका मतलब है कि ये बॉडी का एक नॉर्मल मैकेनिज्म था, उसने वहाँ पे जो ज़ख्म था उसको हील करने के लिए वहाँ पे वाइट ब्लड सेल पहुँचे, उन्होंने उसको हील करा के ये क्लिप ऑटोमेटिकली स्लफ ऑफ हो गया। इन बच्चों के अंदर क्या होता है, वो जो आपने क्लिप लगाया होता है वो महीने गुजर जाते हैं, वो उसका ज़ख्म अम्बिलिकस का हील ही नहीं हो पाता है। अच्छा, ये भी एक बीमारी है। इसके अंदर ये क्या बीमारी है, जो आपके इम्यून सेल्स हैं वो आपके जिस्म में मौजूद हैं, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं, मतलब वो अपाहिज हैं। आम अल्फाज में मैं कहना चाहूँगा, वो वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं जहाँ उनकी ज़रूरत है। जिस्म में प्रॉपर मिकदार में मौजूद हैं वो, लेकिन जहाँ पे उनकी ज़रूरत है वहाँ पे वो मौजूद नहीं है। ये भी एक इम्यूनोग्लोबुलिन की या वाइट ब्लड सेल्स की एक बीमारी है। इससे भी ये एक इम्यूनो डेफिशिएंसी की बीमारी है जो बच्चों में डायग्नोज होती है। अब बड़ों के अंदर हम इसको सद्देबाब कैसे कर सकते हैं? ऑब्वियसली हमारी सोसाइटी के अंदर जिनको इम्यूनो कंप्रोमाइज जो लोग होते हैं, हम उनको एडवाइस करते हैं कि वो मल्टी वाइटामिन्स का इस्तेमाल करें, अपनी हाइड्रेशन को अच्छा रखें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, एंटीऑक्सीडेंट जिस तरह विटामिन ई है, पैराडॉक्सिन है, ये इस तरह के वाइटामिन्स हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करते हैं, इसका इस्तेमाल करें और बाकी अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारें, उससे ऑब्वियसली आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप होती है। तो ये जो HMPV हम जिस वायरस को डिस्कस कर रहे हैं, इसमें क्या किसी की जान जा सकती है?
देखें, अब इसमें इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताना कि किसी की जान जा सकती है ये नहीं जा सकती, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। उसकी रीज़न ये है कि एक तो ये वायरस अमीनो कॉम्पिटेंट को इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं कहता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इम्यूनो कॉम्पिटेंट हूँ, मेरे अंदर चीज़ें, मेरी इम्यूनिटी बिल्कुल इंटैक्ट है, अगर ये वायरस मुझे अटैक करेगा तो मुझे सिंपल फ्लू होगा, माइल्ड फीवर होगा, स्नीजिंग होगी, और 3 से 6-7 दिन बाद ये चीज़ें मेरी रिमिशन की तरफ चली जाएंगी और ख़त्म हो जाएंगी। खुदा न खासा अगर ये वायरस अटैक कर देता है किसी बच्चे को जिसके अंदर अभी इम्यूनोग्लोबुलिन अपनी बनना शुरू नहीं हुई है, मिच्योर होना शुरू नहीं हुई है, या कि ऐसे बंदे में जो कि 60 साल के बाद है, 55 साल के बाद है, जिसके अंदर इम्यूनिटी लो है, तो उसके अंदर क्या होगा? ऑब्वियसली थर्ड नंबर पे जो बंदा कोमॉर्बिड है, जिसको कोई और भी बीमारी जो उसके जिस्म के अंदर तंग कर रही है मौजूद है, क्रोनिक कोई बीमारी है, गुर्दों का मसला, दिल का मसला, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, उसको अगर ये वायरस अटैक करता है तब ये फैटल साबित हो सकता है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि ये वायरस इटसेल्फ तो यही सिम्टम्स करेगा, लेकिन इसको अपनी डिवीजन के लिए एक फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल जाएगा। इसको एक ऐसी बॉडी मिली है जिसके अंदर इसकी डिवीजन में कोई इशू नहीं हो रहा है, ये 1 से 10 होंगे, 10 से 100, ये बढ़ते जाएंगे। ऑब्वियसली जब रेप्लिकेशन उसकी तेज़ होगी बच्चों के अंदर और बूढ़ों के अंदर, ये 2 एज ग्रुप ऐसे हैं जिसके अंदर ये तेज़ी से फैलता भी है। ऑब्वियसली वो जब जो मोर्टेलिटी काज करेगा वो इटसेल्फ इसकी वजह से नहीं होगी, वो उसकी जो बाकी चीज़ें हैं वो कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। बंदे को हार्ट अटैक आ सकता है अगर वो पहले से हार्ट का पेशेंट है। जब उसकी इम्यूनिटी के ऊपर इतना बर्डन डला है, उसके अंदर वायरस ने इतना इन्फेक्शन कर दिया है, तो उसके हार्ट अटैक आ सकता है, उसको बाकी उसकी शुगर, ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड हो सकती हैं। और हो सकता है कि ये वाला वायरस उस पेशेंट के अंदर ऐसा नमूनिया काज कर दे, जिस तरह कोविड-19 था, ऐसा नमूनिया काज कर दे जो कि उसके लिए फैटल साबित हो और वो जानलेवा साबित हो सकता है उस बंदे के अंदर। तो इन शॉर्ट हम यही कह सकते हैं कि ये वायरस जो हमारे जैसे जो बंदे अपनी कम्युनिटी को इंटैक्ट रखे हुए हैं उनके अंदर इतना जानलेवा साबित नहीं होता। जो बच्चे हैं ख़ास तौर पे या बूढ़े हैं, उनमें ऑब्वियसली ये मर्ज़ जो भी है ये भी जानलेवा साबित हो सकता है। उनके अंदर भी ये बहुत सी कॉम्प्लिकेशन काज करा के चीज़ों को ख़तरे की तरफ लेके जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। तो HMPV और कोरोना में क्या डिफ्रेंसिएशन है? बेसिकली ये दोनों वायरस हैं। जब हम एक मज़े की बात ये है कि हमारी बुक्स के अंदर जो कोरोना वायरस है इसके अंदर कोई इतनी ख़ास एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी हुई थी। हमने जब भी इस वायरस को पढ़ा तो इसकी 4-5 लाइनें ही हमें मिली कि ये वायरस होता है, इसके अंदर कुछ फ्लू के सिम्टम्स आते हैं और माइल्ड सा नमूनिया होता है। तो लेकिन जब इसने अब दुनिया को ऐसे हिला के रख दिया, एक्सपीरियंस ऐसा दिया कि वो 4 लाइनें तो बहुत कम है। इसने 4-5 साल में दुनिया के साथ वो कुछ किया है कि दुनिया की सोच ही बदल गई है। अब आप देखें कि कितनी ई-कॉमर्स की तरफ चीज़ें निकल गई हैं, लोग होम बेस्ड वर्क को प्रेफर कर रहे हैं, अभी भी लोग मास्क पहनते हैं, अभी भी लोगों के बिजनेस के अलावा लोगों की सोचने की सलाहियत, जो बच्चे उस दौरान में पैदा हुए हैं, जो 2-3-4 साल उन्होंने गुजारे हैं, पूरी ज़िंदगी उनके ऊपर वो इम्पैक्ट रहना है। तो उसने इस तरह से चीज़ों को चेंज किया है। अब HMPV और कोविड-19 बेसिकली ये दोनों वायरस हैं। HMPV सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस है, सिंगल स्ट्रैंड इसका होता है, बॉडी के अंदर उसी तरह रेप्लिकेशन इसकी होती है जिस तरह कोविड-19 की होती है। अब फ़र्क सिर्फ ये है कि कोविड-19 का जो हमने फेज़ देखा है वो पेंडेमिक देखा है। खुदा न खास्ता अगर HMPV भी पेंडेमिक की शक्ल इख्तियार कर लेता है तो ये भी ऑब्वियसली आप देखें, मैं ये क्यों कह रहा हूँ क्योंकि हमने पहले बात की है कि बच्चों को और बूढ़ों को, बिल्कुल आप देखें कि आपकी कितनी पॉपुलेशन बूढ़ों पे मौजूद है। बिल्कुल ऐसा वी कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट हमारी 40% पॉपुलेशन इस वक्त वो ओल्ड एज लोग हैं जो कि 55 को क्रॉस कर चुके हैं। तो उनको तो ये डेंजरस उनके लिए तो साबित हो सकता है। इसलिए हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये वायरस डेडली नहीं है। हम इसको एलेबोरेट और एक्सप्लेन इसलिए कर रहे हैं कि ये अगर वायरस ये पेंडेमिक हो सकता है तो इसका मतलब है कि हमारी सारे ओल्ड एज जो लोग हैं वो एट रिस्क हो जाएंगे। तो उनके लिए ये ख़तरे की एक घंटी होगी। इसलिए इसको रोकना, इसके लिए जो भी चीज़ें हम कर सकते हैं इसको ख़त्म करने के लिए, इसको रोकने के लिए, वो हमें करनी चाहिए। जैसे कोरोना आया था ना, तब कोरोना को भी किसी ने भी इतना सीरियस नहीं लिया था, बहुत ज़्यादा लिया था लीनियंट सा कि नहीं कुछ भी नहीं होता, फ्लू ही है, ये तो नहीं होता, कोई मास्क नहीं पहनने चाहिए। लेकिन फिर कोरोना ने ऐसा सबको हिलाया जब घरों में डेथ्स होना स्टार्ट हो गई। तो अब HMPV, इसको आपके ख्याल में कि इससे डरना चाहिए, जैसे पैनिक हुई है आवाम, इसको इसी तरह लेना चाहिए कि बस वो भी रिलैक्स हो जाए, कोई चीज़ ऐसी नहीं है? नहीं, बिल्कुल रिलैक्स नहीं होना चाहिए, डरना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि कोविड-19 के एग्जाम्पल जिस तरह आपने भी कोट किया हमारे सामने है, बिल्कुल ये हमने बड़े शुरू में ही सारी पब्लिक को ये एक्सप्लेन कर दिया कि ये जानदार चीज़ें हैं,
ये वायरसेस बैक्टीरिया ये बिल्कुल जानदार चीज़ें हैं, अगर इनको फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है तो ये रेप्लिकेट होते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि अभी तो वो चाइना में आया है, वो अभी हमारे जो इम्यूनिटी जिनकी ठीक है उनको कुछ नहीं कहेगा तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर वो हमारे इधर आ गया, हमारे इम्यूनो कॉम्पिटेंट और जो न्यू बॉर्न जो इन्फेंट्स और चिल्ड्रन हैं, अगर उनके इन दो पॉपुलेशन ग्रुप के अंदर ही अगर ये चीज़ फैल जाती है तो हमारे लिए तो ये भी डेडली साबित और बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है। इस वजह से कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी चीज़ जिसका पेंडेमिक का ख़तरा है, अच्छा मुझे ये बताएं कि चाइना क्यों डर गया इस वायरस से? अगर ये इतना ही डेडली नहीं है या इसके फैलने का ख़तरा नहीं है तो चाइना ने इतनी ज़्यादा प्रिकॉशंस क्यों की हैं? उन्होंने क्यों वो उनकी ऑब्वियसली चाइना डिज़ीज़ जो कंट्रोल सेंटर है उनका, उन्होंने इसके ऊपर स्ट्रिक्ट मेयर्स किए हैं, उनके हॉस्पिटल के अंदर एमरजेंसीज नाफिज हैं, उन्होंने बॉर्डर्स को कि सील कर, अभी उन्होंने इस चीज़ को अपनी प्रॉपर गवर्नमेंट से अनाउंस नहीं करवाया, लेकिन जो सोशल मीडिया के ऊपर या बाकी सोर्सेज से जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो चीज़ें तो बड़ी अलार्मिंग हैं उधर भी। अगर ये बॉर्डर को क्रॉस करके हमारी कंट्री में आता है, हम तो ऑलरेडी हम फाइनेंशियल क्राइसिस की घिरी हुई कौम है, हमारे तो ऑलरेडी हेल्थ केयर सिस्टम इतना बर्डनाइज हुआ है कि उसमें आम पब्लिक को कुछ नहीं मिल रहा रिलीफ। तो जब आपके हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर कोई इस तरह पेंडेमिक की शक्ल में कोई बर्डन पड़ता है तो आम पब्लिक अपनी बीमारियां बाकियों से हटके वो इस चीज़ को फेस करने लग जाती है, आपके सारे रिसोर्सेज इधर चले जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें डरना चाहिए। इसके लिए जो भी प्रिकॉशंस हैं, जो भी हमारी हेल्थ केयर अथॉरिटीज़ हमें चीज़ें करने को कहती हैं, ऑब्वियसली हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। तो ये फैलता कैसे है? इंसान से इंसान को फैलता है, टच करने से फैलता है, या किस तरह फैलता है? इसका भी सेम मोड ऑफ स्प्रेड है जिस तरह कोविड-19 का था। इसके अंदर आप देखें, ये जो है मोस्टली जो HMPV है ये आपके नाक के थ्रू, ठीक है, आपके सांस के थ्रू आपके अंदर जाना है। तो अगर आपके नाक के थ्रू गया है तो ऑब्वियसली नाक के साथ सांस की नाली और आगे लंग्स हैं, ठीक है। तो ये दो आपका ये जो सिस्टम है इसी को इसने इन्फेक्ट करना है। अगर किसी के लंग्स के अंदर या रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर वो वायरस मौजूद है, एक कॉमन सेंस है कि वो जब भी स्नीजिंग या कफिंग करेगा तो वो जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं जो कि हमें नज़र नहीं आ रहे होते, नहीं आते, बिल्कुल। तो हमें क्यों सोशल डिस्टेंसिंग का कहा गया था? इसीलिए अगर कोई कफ करता है उसके ड्रॉपलेट्स की एक लेंथ है, जब वो कफ करता है वो ड्रॉपलेट्स एक खास फासले पे जाके गिरते हैं। अगर आप उसके साथ उस सर्कल के अंदर खड़े हुए हैं तो वो ड्रॉपलेट्स आप कैच कर लेंगे। पहली बात तो ये है कि ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैलता है। जो बंदा जिसको ये वायरस जिस मुतासर हुआ है वो अगर बंदा कफ स्नीजिंग करता है तो उससे फैल सकता है। सेकंड नंबर पे उस बंदे के यूज़ में अगर कोई चीज़ें हैं पर्सनल यूज़, जिस तरह टॉवल है और कोई चीज़ है, सोप है, अगर वो आप शेयर करते हैं तो उससे भी ये चीज़ें फैल सकती हैं। थर्ड नंबर पे इसमें भी कोविड की तरह वही प्रिकॉशंस हैं कि अगर आप किसी चीज़ को टच कर रहे हैं, जिस तरह रूम्स के हैंडल हो गए हैं, आप कार की स्टीयरिंग है, कुछ भी है, अगर वो आप शेयर करते हैं, अगर आपने उस जगह को सरफेस को टच करके वही आपने हाथ अपने नाक को या अपने नाक साफ कर लिया तो वायरस आपके सिस्टम में भी एंटर हो सकता है। तो ये सारे इसके मोड ऑफ एक्शन बेसिकली इन शॉर्ट इसके मोड ऑफ एक्शन जो है वो सांस के ज़रिए, इनहलेशन के ज़रिए, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के ज़रिए होते हैं। तो इसमें प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या होनी चाहिए? इसी के अगेंस्ट अगर हम देखते हैं, सबको याद है, कुछ समझाने की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। हमारी पब्लिक को कोविड-19 की बहुत प्रैक्टिस है, 5 साल हमने उस चीज़ को प्रैक्टिस किया। कोई बंदा ऐसा नहीं होगा, पहले लोग इसको चीज़ों को कोविड-19 में बड़ा फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, लेकिन वो जब मोर्टेलिटीज़ होना शुरू हुई, जब वो चीज़ ने इतना वो हमारी सोसाइटी में फैल गया, जब लॉकडाउन हुए तो फिर लोगों ने इसको सीरियस लिया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मास्क पहनना। मास्क जब आप पहनेंगे तो आप कफ करते भी हैं तो आपके वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, वो आगे नहीं पहुंचेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड नंबर पे अगर आप अपने हैंड सैनिटाइज करें, बार बार अपने हाथों को साबुन से धोएं। अगर किसी चीज़ को टच किया है, अगर आपको लगता है कि किसी बंदे को फ्लू है, किसी बंदे को कफ है, चाहे वो HMPV नहीं है, प्रूवन तो नहीं है अभी पाकिस्तान में, तो कोई इस तरह की चीज़ हमें सामने नहीं आ रही, तो अगर आपको लगता है किसी को फ्लू है, माइट भी पॉसिबल वो HMPV हो सकता है, आपको तो नहीं पता कि वो कौन सा वायरस है, तो आप उस बंदे से ये करेंगे कि आप अगर उसने कोई चीज़ को सरफेस को टच किया है, अगर आपने भी वो टच किया तो अपने हैंड वॉश कर लें, हैंड वॉश करें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, थोड़ा सा उस बंदे से सोशल डिस्टेंसिंग करें। तो ये सारी वही प्रिकॉशंस जो कोविड-19 वाली हैं वही इसी HMPV में भी कारआमद साबित होंगी। अच्छा, आपने बताया कि HMPV के अंदर आपको फ्लू होता है, कफ होती है, स्नीजिंग होती है, तो ये तो विंटर्स में वैसे भी कॉमन है, मतलब विंटर्स में फ्लू तो होता ही है, मुझे लगता है एक दफ़ा तो लाजमी सबको होता है। तो कैसे डिफ्रेंसिएशन हो कि ये आपको किसी
वायरस ने अटैक किया है कि ये एक रैंडम फ्लू है? आप देखें, जो रैंडम फ्लू भी है वो भी किसी ना किसी वायरस की वजह से ही हो रहा होता है। ठीक है। अब हमें ये सोचना है कि जिसकी वजह से हम डरे हुए हैं, हमारी पब्लिक जो डरी हुई है, वो क्या हमें एचएमपीवी जो चाइना में इस वक्त एंडेमिक है, क्या वो हमें भी तो नहीं हो गया? ठीक है, हमारी सोसाइटी के अंदर इवन हमारे इर्द गिर्द दोस्त अहबाब में बहुत से लोग हैं जिनको फ्लू है इस वक्त। बिल्कुल ऐसा है। विंटर के अंदर आपको जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि वायरसेस वैसे ही ग्रो करते हैं। अब हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि उस बंदे को आया ये एचएमपीवी हो गया या उस बंदे को कोई नॉर्मल वायरस या सीजनल फ्लू हुआ है? तो उसमें आप डिफ्रेंशिएट कतन नहीं कर सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि इनकी सबकी सिम्टम्स ओवरलैप करती हैं। आपने कोविड-19 में क्या देखा? कोविड-19 में भी तो यही हुआ ना, उसमें फ्लू था, कफ था, माइल्ड सा फीवर था, कुछ को हाई ग्रेड फीवर था, फिर निमोनिया की सिम्टम थी। ये सारी सिम्टम्स एचएमपीवी में भी हैं, ये सारी सिम्टम इन्फ्लुएंजा में भी हैं, ये सारी सिम्टम्स रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस में भी हैं। मल्टीपल लिस्ट ऑफ वायरसेस हैं जिनके अंदर सिम्टम्स ओवरलैप करती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वो है इसका टेस्ट। अगर आपको खदशा है कि मुझे ये वायरस ने अटैक किया है तो आप उसका टेस्ट कराएंगे और आपको टेस्ट से सामने आएंगी चीज़ें कि आया ये मेरे में वायरस डिटेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो जैसे कोरोना का तो एक टेस्ट था, तो एक टाइम तो ऐसा भी आ गया था कि लोगों ने घरों में आके टेस्ट करना स्टार्ट कर दिए थे, जो क्वारंटीन का टाइम था। तो क्या इसका कौन सा ऐसा स्पेसिफिक टेस्ट है जो करवाना चाहिए? इसको भी बेसिकली हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर जिसको बोलते हैं, उसी के थ्रू ये भी नेज़ल स्वैब से ही, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया है कि ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्वॉल्व करता है, तो इसको भी आपने उसी तरह ही डिटेक्ट करना है। जब हम नेज़ल स्वैब लेते हैं तो उसके अंदर एक नेज़ल स्वैब से ज़रूरी नहीं है कि आपने स्वैब लिया और सिर्फ कोविड-19 का टेस्ट हो रहा है। एक स्वैब से हम मल्टीपल वायरसेस का टेस्ट करते हैं कि आया इसके अंदर, हो सकता है कि 2 बंदों में चेक किया है कि हो सकता है कि इसके अंदर डिफरेंट वायरस डिटेक्ट हो जाए, उसके अंदर डिफरेंट वायरस हो, दोनों को फ्लू। तो इसका भी सिंपल पीसीआर आप कर सकते हैं नेजल स्वैब के थ्रू। लेकिन ये कि अभी हम इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहे हैं कि अभी हमारी कंट्री के अंदर इसका एंडेमिक नहीं है। तो नॉर्मल फ्लू जो है वो सेल्फ लिमिटेड होता है, और हाँ, जो बंदा फ्लू को लेके कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जा रहा है उसके अंदर हम ज़रूर रिकमेंड कर रहे हैं। कैसी कॉम्प्लिकेशन? फॉर एग्जांपल ओल्ड एज में पेशेंट है जिसको निमोनिया हुआ है, वो ठीक नहीं हो रहा, ठीक है, जो कि एक ख़ास ड्यूरेशन गुजर गया, उसके बावजूद उसका निमोनिया कॉम्प्लिकेट कर रहा है, तो उसके अंदर हम ढूंढते हैं कि आया ये कोविड-19 है, आया ये इन्फ्लुएंजा है, ये ह्यूमन मेटानीमो वायरस है, कौन सा वायरस। फिर हम उसके अंदर टेस्ट की तरफ जाते हैं डिटेक्ट करने के लिए कि कौन से वायरस ने इसको अटैक किया। उन लोगों में हम रिकमेंड कर रहे हैं। अदरवाइज नॉर्मल जो जिस तरह हम लॉकडाउन में स्क्रीनिंग के लिए हम लोगों ने किया था, वो नहीं हम लोग कर रहे अभी। बिल्कुल ठीक है। तो जो अगर ये खुदा ना खास्ता अगर किसी को अटैक कर जाए तो इसमें क्या करना चाहिए? मेडिकेशन लेनी चाहिए? देखें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो सिम्टोमेटिकली रिलीफ है इसके अंदर। अगर तो बंदा अपनी इम्यूनिटी उसकी ठीक है तो वो इसको कम्पीट कर सकता है। उसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर फ्लू होगा, कफ होगी, फीवर होगा, वो सारी सिम्टम्स उसको एक ख़ास नौइयत की आएंगी। उसके बाद सिम्टोमेटिकली, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको फीवर है तो आप सिंपल एंटीपायरेटिक बुखार को कम करने की मेडिकेशन ले रहे हैं। अगर आपको कफ है तो एंटीटसिफ आप खांसी की कोई दवाई ले लें। तो इस तरह सिम्टम्स जो सिम्टम्स सामने आ रही हैं वो सिम्टम्स को बस डील करना है, और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा, हाइड्रेशन अच्छी रखनी है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके अंदर किसी और चीज़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कोई ख़ास मेडिसिन इस तरह की जो आप कहें कि एचएमपीवी के अगेंस्ट दुनिया में एफडीए ने अप्रूव की है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई दवाई इसकी मौजूद नहीं है। सिम्टोमेटिकली इसका रिलीफ होता है, सिम्टोमेटिकली इसकी ट्रीटमेंट होती है। तो जैसे कोरोना को भी एक टाइम पे जब कोरोना किसी घर में अगर एक फ़र्द को हो जाता था तो हॉस्पिटल ले जाते थे कि वो बिल्कुल वहाँ पे अलग रहेगा और हर चीज़ का उसका ख्याल रखा जाएगा। तो क्या एचएमपीवी पेशेंट्स को भी हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है? देखें, एचएमपीवी का मोड ऑफ एक्शन तो सेम है कोविड-19 वाला। अगर आप कहते हैं कि एक ही घर में 2 ओल्ड एज पेशेंट हैं, एक को हो गया है और एक दूसरा उसी कमरे में रहता है, तो बिल्कुल मैं रिकमेंड करूंगा कि जो दूसरा बंदा है उसको उनसे सेपरेशन करके एक ख़ास सोशल डिस्टेंसिंग पे रखा जाए। अगर वो बंदा कॉम्प्लिकेशन फील कर रहा है तो उसको हॉस्पिटलाइज भी करवाया जाए। लेकिन अगर 2 लोग हैं, दोनों 25-30 ईयर की एज में हैं, उनको माइल्ड सिम्टम्स हैं, तो उनको कोई ज़रूरत नहीं है। उनको हम सिम्टम्स को रिलीव करवाएंगे, सिंपल उनको अच्छी, ये जो हम चीज़ें बता रहे हैं, ऑब्वियसली ये लोग
पैसे दे के डॉक्टर्स के पास जाके ये चीज़ें प्रिस्क्राइब करवाते हैं और उनसे बिल्कुल पूछते ऐसा, हैं। बिल्कुल हम तो ऐसा। एक पब्लिक अवेयरनेस के लिए ये चीज़ें यहाँ बैठ के इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं कि लोग घर बैठ के इन चीज़ों की अवेयरनेस हासिल करें और इतना पैनिक नहीं हो। जहाँ पैनिक होना है वहाँ ज़रूर हो, लेकिन जितना पैनिक नहीं, क्योंकि पैनिक होना भी इटसेल्फ, स्ट्रेस लेना भी चीज़ों का जो है ना वो भी आपके लिए ठीक नहीं है। तो ये चीज़ें इस तरह इन चीज़ों को ओवरकम किया जा सकता है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि HMPV वायरस के अंदर सबसे जो खतरनाक एक कॉज या सिम्टम है वो कौन सी हो सकती है? उसमें अगर तो आपको HMP वायरस हो गया, उसके बाद अगर आपको सांस के मसले आना शुरू हो गए, आपको लग रहा है कि मेरा सांस रुक रहा है और मेरी ऑक्सीजन सैचुरेशन जो हम पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करते हैं वो नीचे की तरफ जा रही है। नॉर्मली तो आपको पता है 95 से ऊपर होनी चाहिए आपकी, बिल्कुल, ठीक है। तो अगर वो आपकी सैचुरेशन ड्रॉप कर रही है, आपकी नमूनिया इस लेवल का हो गया है कि आपके फेफड़े उससे मुतासर हो गए हैं, अब सांस के मसले आ रहे हैं, तो आपको ऑब्वियसली इसके लिए एंटीबायोटिक्स का, अगर सुपर एडिड कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और साथ एंटीवायरल और इन चीज़ों की तरफ ज़रूर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए ताकि आपकी चीज़ें जल्द बेहतर हो सकें। इसमें एक और सवाल है कि ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि फ्लू में मेडिसिन आप लो ही ना, ठीक है, फ्लू में मेडिसिन अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। अब ये स्टार्ट ही फ्लू से होता है, मतलब हमारे अगर वो रेस्पायरेटरी ट्रैक के ज़रिए भी जाता है तो हमें फ्लू तो होगा। अब उसमें हम मेडिकेशन की तरफ जाएं या ना जाएं, अब हमें कैसे पता चलेगा ये HMPV वायरस है? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है। हम भी लोगों को कहते हैं अगर आप फ्लू की मेडिसिन लेंगे तो आप 7 दिन में ठीक होंगे, नहीं लेंगे तो 1 वीक में ठीक हो जाएंगे। अच्छा, तो इसका 7 दिन और 1 वीक। तो इसका मतलब ये है कि जब वायरस अटैक करता है आपको तो उसका एंटीवायरल एंटीडोट है। आपने देखा होगा कि आपको बैक्टीरिया की वजह से कोई इन्फेक्शन है तो हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, और एंटीबायोटिक्स का कोई भी रोल वायरस के इन्फेक्शन में नहीं होता, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट एंटिटीज़ हैं। अगर आप एंटीबायोटिक्स वायरस इन्फेक्शन में देते रहेंगे तो आप ज़ाया कर रहे हैं, कोई काम नहीं है उसका। हमारी सोसाइटी में हो रहा है ये। कोई भी फ्लू हुआ, कुछ भी हुआ, चाहे वो वायरस से है, तो हम उसको एंटीबायोटिक्स लेके ठीक करने की कोशिश करते हैं। अब बात ये है कि जो एंटीवायरल मेडिकेशंस हैं वो उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो हमारी सोसाइटी में इतना कॉमन यूज़ के अंदर नहीं है। वो डॉक्टर्स भी जब यूज़ करते हैं तो वो अंडर स्ट्रिक्ट प्रिस्क्रिप्शंस और ऑब्जर्वेशन यूज़ करते हैं, क्योंकि उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो माइल्ड से फ्लू में, माइल्ड फीवर में, इन चीज़ों में हम एंटीवायरल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। याद रखिएगा, मैं एंटीवायरल का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। अभी हमने इस्तेमाल की थी, पीछे बातें यूज़ की हमने कि सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट। बिल्कुल, अगर किसी को फ्लू है तो उसको एंटी एलर्जिक दे देना, ये हम वायरस एंटीवायरल नहीं दे रहे हैं। अगर किसी को वॉमिट आ रही है तो उसको एंटी एमेटिक या उल्टी की दवाई दे देना, ये एंटीवायरल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं हम। अगर किसी बंदे को फीवर है तो उसको बुखार की दवाई दे रहे हैं, उसको एंटीवायरल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होता है तो हम उसको फ्लू की भी देते हैं, एंटीबायोटिक भी साथ ज़रूर ऐड करते हैं कि एंटीबायोटिक ने उस बैक्टीरिया को ख़त्म करना है, फिर ये सिम्टम ठीक होनी है। लेकिन वायरस के अंदर ये डिफरेंट है। वायरस के अंदर हम ये करते हैं कि सिम्टोमेटिकली पेशेंट की इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, चीज़ें सेल्फ लिमिटेड ठीक होती हैं। अगर वो सिस्टमिकली इन्वॉल्व हो जाए, वायरस आपकी बॉडी में फैल रहा है या कुछ ऐसे ब्रेन के कुछ इन्फेक्शंस हैं या बाकी चीज़ें हैं, उसमें फिर हम उसमें एंटीवायरल का इस्तेमाल करते हैं, वो भी स्ट्रिक्ट अंदर प्रॉपर डोज के साथ, ताकि उनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना आए। तो ये एक बड़ी मिथ है जो लोग कहते हैं ना कि वायरस के अगेंस्ट जो है ना दवाई नहीं लेनी चाहिए। जो हम वो एंटीवायरल के बारे में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जो दवाई लेनी चाहिए वो सिम्टोमेटिकली तो आपने लेनी है। ठीक है। अच्छा, ये मुझे बताया कि फ्लू में मेडिसिन से क्यों मना किया जाता है? क्यों कहते हैं कि फ्लू है तो मेडिसिन मत खाओ? नहीं, उसमें फिर वही बात है कि हम लोग एंटीवायरल की बात कर रहे होते हैं। अच्छा, ठीक है। उसके अंदर कोई भी बात हम लोग ये नहीं कर रहे हैं कि आपने फ्लू हो गया तो बिल्कुल कोई सिम्टोमेटिकली रिलीफ नहीं लेना। अगर खुदा ना खास्ता किसी को फ्लू है, उसके साथ उसका नाक बंद है, तो हम कतन ये नहीं कहते कि आप कुछ ना करें। हम ऑब्वियसली उसको मेडिसिन एडवाइस करेंगे, कोई एंटी एलर्जिक देंगे, कुछ ऐसी चीज़ें देंगे जिससे उसके नाक का फ्लो बेहतर हो, या जो उसका नज़ला है वो जल्दी खुश्क हो जाए। लेकिन वो जो वायरस जो उसको कॉज करा रहा है, उस वायरस को मारने के लिए एंटीवायरल नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो जो वायरस है वो सेल्फ लिमिटिंग है, वो जानलेवा नहीं है। वो 2 से 4 दिन, 4 से 5 दिन में उसने खुद ही ये सिम्टम पीक पे लाके खुद ही उसने मर जाना है। तो हम एंटीवायरल दे के उसको क्यों ख़त्म करें, जबकि एंटीवायरल के इतने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो इसलिए वायरस में एंटीवायरल के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? एंटीवायरल आपके जिगर को सबसे ज़्यादा कर सकता है, डैमेज कर सकता है, आपके किडनीज़ को डैमेज कर सकता है, विजन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके अंदर। बहुत सी इसके अंदर चीज़ें, ये हम इतना जल्दी जो है ना इन चीज़ों को एंटीवायरल का इस्तेमाल, बहुत से कम डॉक्टर हैं
जो कि ख़ास एक वक्त पे जाके जब सिस्टेमिकली इन्फेक्शन फैलता है तब जाके हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। अच्छा, इस वायरस से कोई भी आपके इंटरनल ऑर्गन्स इफेक्ट हो सकते हैं? लंग्स हो जाए या लिवर हो जाए, कोई भी? देखिए HMPV वायरस ये बेसिकली हमने शुरू से हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये आपके लंग्स को इन्वॉल्व करता है। आपके नमूनिया बेसिकली आपके लंग्स की इन्फ्लेमेशन को कहते हैं। बिल्कुल। हेपेटाइटिस आपके जिगर की इन्फ्लेमेशन को कहते हैं। इसी तरह जिस भी ऑर्गन की इन्फ्लेमेशन होनी है ना, अब उसके आगे हम ये मेडिकल टर्मिनोलॉजीज हैं, जिस तरह ब्लेडर की है आपके इन्फ्लेमेशन हो जाए, यूरिनरी ब्लेडर की हम सिस्टाइटिस कहते हैं। इसी तरह नमूनिया जो है ये आपकी लंग्स की इन्फ्लेमेशन को हम बोलते हैं। तो जो वायरस आपके लंग्स को इन्वॉल्व कर रहा है, इसका मतलब है कि सबसे पहले वो चीज़ आपके लंग्स को तो इन्वॉल्व कर रही है, और लंग्स के साथ ही आपका जो हार्ट है, आपका सर्कुलेशन के लिए दिल जुड़ा हुआ है। तो जब लंग्स इन्फेक्टेड होते हैं, तो जब लंग्स सही काम नहीं करते हैं, आप एक चीज़ को समझें कि आपका जो खून है उसके अंदर ऑक्सीजन जाती है ना, हम ऑक्सीजन ही हमारे सारे सेल्स की ग़िज़ा है। तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स के थ्रू जा रही है, हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है। जब आपके लंग्स कंप्रोमाइज़ हो गए हैं तो आपकी ऑक्सीजनेशन तो कंप्रोमाइज़ होगी, आप सांस नहीं सही ले पाएंगे। जब सांस सही नहीं ले पाएंगे तो ऑब्वियसली जो हार्ट पंप कर रहा है, तो जब ये दो ऑर्गन मेजर डैमेज होने हैं, तो जब आगे ब्लड आगे किसी भी ऑर्गन को ऑक्सीजनेटेड नहीं जाना, तो जिस्म का कौन सा हिस्सा आप मुझे बताएं कि जो इससे बचेगा? कोई जिस्म का हिस्सा स्पेयर नहीं होता, क्योंकि प्राइमरी ऑर्गन लंग्स ऐसे हैं जो कि अगर कंप्रोमाइज़ हो गए हैं तो इसके अंदर मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि लंग्स की कोई पाकिस्तान के अंदर मैंने नहीं कभी सुना कि लंग्स की कोई ट्रांसप्लांटेशन या कोई इस तरह का सिस्टम हो। अब बात यह है कि लंग्स अगर कंप्रोमाइज़ हो गए हैं तो उनको हमने एंटीबायोटिक एंटीवायरल दे के उन चीज़ों को रिवर्ट करना होता है कि जिस वायरस की वजह से वो हो रहे हैं। और मज़े की बात या बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि बहुत से हमारी सोसाइटी के अंदर जो डॉक्टर्स हैं वो इस चीज़ की समझ बूझ रखते हैं, लेकिन वो पेशेंट्स तक इस चीज़ों को इस तरह ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। बहुत से डॉक्टर जो हैं वो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल वायरल इन्फेक्शन में भी कर रहे होते हैं। सिंपल फ्लू हो गया, उसके अंदर भी 5 दिन उसको एजिथ्रोमाइसिन खिला देंगे, उसको कोई ना कोई कोमॉक्सीक्लेव खिला देंगे। होगा क्या? उससे रेजिस्टेंस डेवलप होगी उस एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट। तो ये सारे अब हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल से, हमारे जो फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल स्टोर वाले हैं जो कि सेल्फ प्रिस्क्रिप्शंस करते हैं, उन लोगों से इल्तमास है कि अगर आपके पास कोई बंदा भी इस तरह की माइल्ड फ्लू की सिम्टम्स के साथ आता है तो उसको इतनी एग्रेसिव एंटीबायोटिक्स देने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ करता हूँ। मेरे घर के पास एक मेडिकल स्टोर है, मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था और मैं कुछ अपनी पर्सनल मेडिसिन लेने गया था। The person who was dispensing the medicine, he doesn't know that I'm a doctor. तो उसने एक बंदा उसके पास आया, he was well suited booted। आप देखें कि इस कौम का हाल क्या है। उस कौम का ये हाल है कि उसको अगर नज़ला ज़ुकाम खांसी हुआ है, वो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री चेकअप के लिए नहीं गया, वो किसी को 200-300 रुपया दे के चेकअप कराने नहीं गया। वो मेडिकल स्टोर पे आके वहाँ पे खड़े बंदे को कह रहा है, जी मुझे ये सिम्टम्स हैं और मुझे कुछ दवाई खुद से दे दो। बिल्कुल ऐसा होता है। पहले तो उसका कसूर नहीं है जो दे रहा है, पहले तो उस बंदे का कसूर है कि जो कि अच्छी खासी गाड़ी से उतरा है, सूट शूट पहना हुआ है, अच्छी खासी जॉब होगी, उसको भी इतनी अवेयरनेस नहीं है, या शायद उसके पास अपनी सेहत के लिए टाइम नहीं है। फिर उस बंदे को कहता है जी मुझे ये सिम्टम्स हैं, उसको भी ये सेम फ्लू वाली सिम्टम थी। ठीक है। उसने कहा जी मुझे बुखार है, फ्लू है, नाक थोड़ा बंद है और खांसी आ रही है। उस बंदे ने उसको एंटीबायोटिक दी है, वो एंटीबायोटिक जो कि हम टीबी में इस्तेमाल करते हैं। वो एंटीबायोटिक जो कि हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जो बैक्टीरिया होते हैं बिल्कुल एंड स्टेज पे, उन पे जाके इस्तेमाल करते हैं। वो एंटीबायोटिक थी मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। उसकी जो डोज होती है रिकमेंडेड, उसने उससे डबल डोज उसको दी। अच्छा, तो ये मैं सब ना सुन रहा था, तो उसने उसको कहा जी आपने ये दवाई 2 टाइम खानी है। और क्योंकि ये इस तरह नहीं होता इंसानी जिस्म के साथ कि आप ये चीज़ अगर थोड़े से आराम नहीं आ रहा, थोड़ी ज़्यादा ले लें, थोड़ी चीनी और डालें और मीठा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये इंसानी जिस्म है, गुर्दों की अल्लाह ने ख़ास कैपेसिटी बनाई है। अगर आप 100 ग्राम कोई चीज़ जिस्म में डाल रहे हैं ना, तो गुर्दों की कैपेसिटी उसको 90 ग्राम फिल्टर करने की है। जो 10 ग्राम एक्स्ट्रा डाला है ना, वो गुर्दों के ऊपर जमेगा और गुर्दों को डैमेज करेगा। ये अल्लाह ताला ने गुर्दों की कैपेसिटी बनाई है। इसी तरह जब हमारे जिस्म के अंदर शुगर बढ़ती है, तो शुगर जब जिस्म के अंदर एक ख़ास मिकदार से बढ़ती है, उसको गुर्दे फिल्टर करने से आरी हो जाते हैं, तो फिर वो यूरिन में आना शुरू हो जाती है। तो अब देखें, उसने उसको एक तो एंटीबायोटिक की डोज डबल दी। पहली बात तो ये है कि उसने एंटीबायोटिक उसको बनती ही नहीं, उसको दे दी। और दूसरा नंबर पे ये जुल्म किया कि वो एंटीबायोटिक उसने ब्रॉड स्पेक्ट्रम
जो कि बिल्कुल इनिशियल एंटीबायोटिक नहीं है, उसने बिल्कुल वो एंटीबायोटिक दी जो मल्टीपल एंटीबायोटिक्स लेने से आराम ना आए और एंड पे जाके कोई बंदा यूज़ करता है। मॉक्सीफ्लोक्सासिन हम टीबी में भी सेकंड लाइन ड्रग यूज़ करते हैं। और दूसरा अलमिया उस बंदे का ये कि उसने उसको कहा कि मुझे फ्लू है, उसने उसको एंटी एलर्जिक दी है और उसने कहा कि ये सुबह शाम खानी है। और वो जो उसने एंटी एलर्जिक दी जो मैं ऑब्जर्व कर रहा था, उसके अंदर नींद है और वो एंटी एलर्जिक खाएगा और सुबह ड्राइव भी करेगा। तो ये जुल्म नहीं है उसके साथ। आप फॉरेन कंट्री में चले जाएं, वो अगर आपको कुछ सेडेटिव मेडिसिन देते हैं, वो साथ पेशेंट को बताते हैं, अटेंडेंट को बताते हैं कि आपने इनको ड्राइव नहीं करने देना, आपने अगर इनका कोई ऐसा काम जिसमें मेंटल या कोग्निटिव लेवल इन्वॉल्व है वो चीज़ से अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सेडेटिव मेडिसिन ली हुई है। और यहाँ पे अलमिया ये है कि 2, 4, 5 रुपए कमाने के लिए आप उनको वो डबल डोज में भी दे रहे हैं और वो बंदा सुबह खाएगा और वो अपनी जॉब पे ड्राइव करके भी जाएगा। और थर्ड नंबर पे आप उनको और भी कोई ऐसी अननेसेसरी मेडिसिन दे रहे हैं जिनकी उनको ज़रूरत नहीं है। तो खुदारा इन सब लोगों से ये इल्तमास है, मैं तो इस चीज़ के ख़िलाफ़ जहाँ भी बैठता हूँ मैं बहुत बोलता हूँ कि एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस होने में हमारी सोसाइटी के अंदर हमारी सेल्फ प्रिस्क्रिप्शंस, हमारे मेडिकल स्टोर वाले जो हजरात हैं, मेरा उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है, वो अपना बिजनेस करें लेकिन एक डेकोरम को मेंटेन रखते हुए। तो आपने उधर उसे फिर कहा नहीं? देखें, उसमें मैंने थोड़ा इंटरप्ट करने की कोशिश की। उसमें इंटरप्ट मैंने क्या किया, मैंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसको इंट्रोड्यूस करवाया कि आई एम अ डॉक्टर, मैं इसको ये है कि थोड़ा सा डोज आप एडजस्ट कर लो। तो वो जो बंदा उसको डिस्पेंस कर रहा था उसने मुझे ऐसी घूरी डाली कि पता नहीं मैं उसको क्या कर, क्योंकि वो उसका बिजनेस है, वो उसकी दुकान है, मैं वहाँ पे खड़ा हूँ, मेरा राइट नहीं है कि मैं उसको जाके, क्योंकि मेरी कोई अथॉरिटी नहीं है वहाँ पे कि मैं उसको कहूँ कि नहीं आप ऐसे नहीं ऐसे कर दें, क्योंकि वो चल रहे हैं। अच्छा चलें, अगर वो चीज़ मेरे कहने पे मे भी वो ले तो गया, उसने जाके सिंगल डोज ले ली होगी क्योंकि मैंने उसको थोड़ा वार्न किया, लेकिन कितने लोग अनजाने में ये चीज़ें कर रहे हैं। ऐसे ही है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने की ज़रूरत है, इन चीज़ों पे सख्त ये तो मेडिकल स्टोर वाला तो इतना मतलब आम हो गया, इतना कॉमन हो गया है कि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग 70% लोग जो हैं वो इसी तरह मेडिसिन लेते हैं। ज़रा सा फ्लू हुआ, ज़रा सी स्नीजिंग में मैं मेडिकल स्टोर पे गया, वहाँ से दवाई लेकर आ गया। डॉक्टर को अप्रोच करना तो वैसे ही बहुत कम हो गया। लेकिन इसमें अब चीज़ें, बहुत सी चीज़ें हमारी सोसाइटी की इसके अंदर ज़िक्र में आ सकती हम हैं। अवेयरनेस के लिए बड़ा अच्छा मैसेज दे सकते हैं कि इससे मतलब कितना आप अपने साथ नुकसान कर रहे हो। अगर हेल्थ ही नहीं अच्छी आपकी, आप अंदर वो चीज़ें डाल रहे हो, अपने वो मेडिकेशन डाल रहे हैं जो कि उससे रिलेटेड है ही नहीं, उनकी डिजीज़ से रिलेटेड ही नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली उसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स तो आएंगे। उसके किडनीज, सबसे पहले किडनीज इफ़ेक्ट होते हैं इन चीज़ों से। जब आप ओवरडोज करते हैं किसी चीज़ की, आपके किडनीज इफ़ेक्ट होते हैं। उसके अलावा जब आप ओवरडोज करते हैं तो वो वाली बैक्टीरियाज़ जो कि किसी माइनर मिकदार में अगर मौजूद भी हों तो वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि अगर एक दफ़ा आपने ऑब्ज़र्व भी किया होगा कि अगर आपने एक एंटीबायोटिक एक ख़ास मिकदार में एक दफ़ा ली और सेकंड टाइम वही एंटीबायोटिक से आपको आराम नहीं आ रहा होता, नहीं आता, बिल्कुल उसके ऐसा रीज़न होता ये है कि वो बैक्टीरिया बड़े सियाने और समझदार हैं। आपने उनको एक गन से जब फायर किया है ना, तो वो उस गन से दोबारा नहीं मरेंगे। वो ऑब्वियसली कोई ना कोई ढाल, इसको हम बायोफिल्म बोलते हैं अपनी ज़ुबान के अंदर, वो एक बायोफिल्म बनाते हैं। वो सेकंड टाइम इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती है वो एंटीबायोटिक। फिर होता क्या है, इसका सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जब वो बंदा ज़िंदगी में किसी लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन में इन्वॉल्व होता है, वो किसी टर्शरी केयर हॉस्पिटल में जाता है, उसको वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की ज़रूरत वाकई अब होती है, और वहाँ पे वो जब हम उसको देते हैं तो उस पर वो काम नहीं कर रही होती। क्यों? क्योंकि उसने क्वैक से, मेडिकल स्टोर से वो खा के अपनी उसकी रेजिस्टेंस कर ली है। हमारे पास ऐसे भी पेशेंट मौजूद होते हैं समहाउ। हम जब उनकी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस चेक होती है ना, आपका ब्लड निकालते हैं, उसमें देखते हैं कि कौन सी एंटीबायोटिक इसकी चेक हो सकती है, कौन सी सेंसिटिव है, कौन सी रेजिस्टेंट है। तो उसके अंदर ऐसे भी पेशेंट होते हैं कि कोई भी एंटीबायोटिक उनको सेंसिटिव नहीं होती है, तो हम उनमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, कोरोना में बड़ी कॉमन एक चीज़ थी कि बुखार मतलब होता था तो बार बार पैनाडोल खा लेते थे, या वो एक और टैबलेट थी जो ले लेते थे। तो क्या HMPV में भी अगर इस तरह की कोई फॉर्म हो तो आप पैनाडोल ले सकते हो बार बार? देखें, कोरोना के अंदर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन शुरू में आई कि आप ये यूज़ कर सकते हैं। पैनाडोल का सिंपल ये रोल है कि इसने आपकी बॉडी की पेन को और फीवर को कम करना है। इसने क्या करना है, इसने आपके ब्रेन के अंदर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो रहे होते हैं, इंटरल्यूकन्स कुछ रिलीज़ हो रहे होते हैं, उसको कम करके आपके हाइपोथैलेमस का टेम्परेचर जो होता है सेट पॉइंट, उसको मैनेज करना होता है। सिंपल पैनाडोल का ये रोल है। अगर तो HMPV की वजह से, कोविड की वजह से, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस, किसी भी वायरस की वजह से अगर आपको बुखार है, बॉडी एक्स हैं,
तब पैनाडोल का रोल है। सम टाइम ये भी होता है कि आपको फ्लू है लेकिन आपको फीवर नहीं है, बिल्कुल, तो पैनाडोल का उसमें कोई रोल नहीं है। पैनाडोल ने तो बुखार को कम करना है, आप फ्लू का तो उससे कोई रोल नहीं है। तो सम टाइम ऐसे भी होता है कि आपको बुखार है, आपको फ्लू नहीं है, और ये एक कंप्लीट पैकेज होता है। ये 4-5 जो सिम्टम है, ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट में सारी सिम्टम्स आएँ। अब 2 पेशेंट एक ही वायरस को कैरी कर रहे हैं। एक पेशेंट आ रहा है जी मुझे फीवर और फ्लू है, दूसरा पेशेंट आ रहा है कि मुझे फ्लू और कफ है। अब हालांकि सेम वायरस हैं और प्रेजेंटेशन डिफरेंट होती है, इसलिए आपको सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट का मतलब ही ये होता है कि जो जो सिम्टम्स आपके सामने आ रही हैं ना, आपने उन्हीं सिम्टम्स को बस ट्रीट करना है और कुछ भी नहीं करना। और खुदा रहा इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। हम भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, वहाँ पे ऑब्वियसली थोड़ी सी चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पे जो आपकी डायग्नोसिस बनती है ना, वो डायग्नोसिस आपकी बेस्ट डायग्नोसिस है। मैं ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको बेस्ट चीज़ें मिल जाएंगी, बेस्ट, और क्योंकि वहाँ पे रश इतना होता है और बड़े मसाइल हैं, लेकिन वहाँ पे जो डॉक्टर डायग्नोसिस बना रहा है उसके पास शायद ये टाइम नहीं है आपके साथ डिस्कस करने का, क्योंकि उसने एक आधे घंटे के अंदर 300 मरीज देखना है। लेकिन जो वो आपकी डायग्नोसिस बना रहा है वो बगैर किसी लालच के, बगैर किसी चीज़ के, वो फेयर बना रहा है। वो आपको जो चीज़ बता रहा है, हम क्या करते हैं, हम जाते हैं जी इस डॉक्टर ने तो हमें सही देखा ही नहीं है, हालांकि जो उसने लिखा है वो सही लिखा है, उस पर अमल दरामद करो। कोई डॉक्टर अगर आपसे आधा घंटा बात कर रहा है और वो हमारी सेटिस्फेक्शन उसमें होती है, हम कहते हैं कि उसने हमसे बात की, सब कुछ किया। अब हम भी अक्सर ऐसे होता है कि हम एक्सरे देखते हैं किसी का, तो एक्सरे के अंदर देखने के फौरी बाद हम उसकी दवाई लिख देते हैं कि ये आपको ये मसला हो गया। अब पेशेंट की कंप्लेंट होती है कि आपने मेरा एक्सरे सही से नहीं देखा है, बात नहीं की, तो उसको अब उसकी कंप्लेंट भी जायज़ है। अब उसको समझाने की ज़रूरत है कि जिसको तुम एक्सरे दिखा रहे हो उसने ये 2 दिन में कोई 1000 एक्सरे देखे होंगे, तो उसको अगर उसकी 1 सेकंड में उसने वो चीज़ पिक कर ली है तो उसकी एक्सपर्टीज़ है, उसको ढूंढनी नहीं पड़ी है ना, तो ये तो उसकी एक्सपर्टीज़ है कि तुम किसी अच्छे डॉक्टर के पास आए हो। तो वो उल्टा शिकायत ये होती है कि आप हमें टाइम नहीं देते हैं और बाकी चीज़ें हैं। लेकिन डॉक्टरों से बेशक आप शिकायतें करें, लेकिन पब्लिक से मेरी जो शिकायत रहती है, आप सेल्फ मेडिकेशन और किसी की लेफ्ट ओवर मेडिकेशन घर में, कि उसको बुखार हुआ था उसने ये एंटीबायोटिक खा ली, मैं भी ये खा लूँगी, इसको अवॉइड करें। ये मेडिकल स्टोर्स पे जाके इन चीज़ों को अवॉइड करें ताकि आपकी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप मत हो। जब आपको ज़रूरत हो जिस चीज़ की, वो डॉक्टर से ख़ास मिकदार में, वो भी अगर कोई डॉक्टर उसको ओवरडोज दे रहा है वो भी नुकसानदेह है, और आपके वेट के अकॉर्डिंग दवाई दी जाती है। ऐसे नहीं होता है कि वो बंदा जो है वो 25 साल का है उसको वो मेडिसिन दे रहे हैं, वो बंदा 16 साल का है उसको भी वही मेडिसिन, वही, ऐसा नहीं है। आपके केजीज के हिसाब से डोज निकलती है कि इस एंटीबायोटिक की इस बंदे को कितनी डोज देनी है, 2 टाइम देनी है। फला एंटीबायोटिक है उसकी हाफ लाइफ इतनी है, उसको 2 टाइम देना है, उसको 3 टाइम देना है। वो डॉक्टर ने पढ़ा है ना, उसके पास चले जाएं, वो आपको ये सारा एडवाइस करेगा, सारा बताएगा। तो इन चीज़ों पे मुझे बहुत दुख होता है। ये इस प्लेटफॉर्म से मैं लोगों को ये बताना चाहता था कि खुदारा इन चीज़ों से आप अवॉइड करें ताकि आप अपनी ज़िंदगी को इम्पोर्टेंस दें। जब आप नहीं इम्पोर्टेंस देंगे ना, तो सोसाइटी में बहुत से लोग हैं जो कि आपकी ज़िंदगी को जो है ना वो खेलने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे, अगर हम खुद नहीं प्यार करते, अपना ख्याल खुद नहीं रख सकते, तो कोई भी नहीं रखेगा ऑब्वियसली। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कोरोना के भी एक टाइम के बाद वैक्सीन आ गई थी, तो क्या इसकी वैक्सीन के लिए काम हो रहा है कि अगर अल्लाह ना करे आ जाए पाकिस्तान में भी, तो फिर क्या हल है इसका, वैक्सीनेशन का क्या सीन है? अभी सबसे पहले तो बिग नो, इसमें कोई अभी इसकी वैक्सीन मौजूद नहीं है। तो वैक्सीन बेसिकली हमें समझनी पड़ेगी कि होती क्या है। अब होता ये है कि जब एक वायरस आपको अटैक करता है, आपकी बॉडी के अंदर उसकी एंटीबॉडीज़ बनती हैं। ये वायरस आ रहा है, इधर से आपकी बॉडी का इम्यून सेल आया, वो दोनों जब आपस में ऐसे मिले हैं तो उन्होंने एक न्यूट्रल एंटीबॉडी बना दी है। अब वो जो वायरस आया था उसका असर ख़त्म हो गया, ठीक है, आपके इम्यून सेल ने उसको कैप्चर कर लिया और उसको जिस्म से निकाल दिया और बाकी एंटीबॉडी जिस्म में मौजूद रह गई है। अब बेसिकली वो एंटीबॉडीज़ जो हैं, वो जो एंटीबॉडीज़ आपके जिस्म में बनी हैं, वो आपकी इम्यूनिटी हैं। वो बेसिकली आपकी वैक्सीन में यूज़ होती हैं। अब हम वैक्सीन किस तरह बनाते हैं, हम उसी वायरस को पकड़ते हैं, हम HMPV वायरस को लेंगे, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के उसके अंदर जो उसका बीमारी कॉज करने वाला जिस्म का हिस्सा होगा उसको मफलूज कर देंगे। अच्छा, अब वायरस है, उसके अंदर जो फैलने वाला 1 से 2, 2 से 10 होने वाला जो बॉडी का सिस्टम था, उसको हमने जिस्म से उसके ख़त्म कर दिया। इसको हम बोलते हैं उसकी विरुलेंस को ख़त्म कर दिया। उसी वायरस को आपकी एंटीबॉडी आपकी वैक्सीन की शक्ल में आपके जिस्म में डाल देंगे। वही HMP वायरस आपके जिस्म में गया है, आपकी इम्यूनिटी को नहीं पता
कि वो डेड वायरस है या वो जिंदा है, उसने तो देखना है वायरस आ गया है, बिल्कुल वो सारा आपकी बिल्कुल। मशीनरी एक्टिवेट हो जानी है। जब मशीनरी एक्टिवेट होनी है, आपके जिस्म में एंटीबॉडीज बननी है, वो उस वायरस के अगेंस्ट जो कि नुकसानदेह नहीं था। लेकिन आपका क्या फ़ायदा हो गया, आपके जिस्म के अंदर एंटीबॉडीज़ बन गई। खुदा ना खास्ता कुछ अरसे बाद वो सेम वायरस जिसकी विरुलेंस अब ख़त्म नहीं हुई, वो सही इंटैक्ट है, वो आपको अटैक करता है, तो आपके जिस्म के अंदर एंटीबॉडीज़ पहले ही मौजूद है। तो दिस इज़ कॉल्ड वैक्सीनेशन। हम किस तरह करते हैं, मल्टीपल तरीके हैं इसमें। लाइव वैक्सीन भी होती हैं, जिंदा वायरस को डाला जाता है, फिर डेड वायरस होते हैं, तो किल्ड वैक्सीन्स होती हैं। अब बेसिकली इसके अंदर पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर अभी तक तो चीज़ें ऑब्वियसली लैबोरेटरीज़ के अंदर चीज़ें काम चल रहे होते हैं पैरेलल, लेकिन अगर आप देखा जाए मीन वाइल इसकी कोई भी वैक्सीन अभी टिल डेट कोई भी मौजूद नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज़ और बताएं कि कोविड-19 जब आया था, बहुत सारे लोगों को हिट किया था, इफ़ेक्ट किया था, तो उन्होंने वैक्सीनेशन लगाई थी। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी वैक्सीनेशन लगाई हुई है, क्या वो इससे सिक्योर हैं? कोविड-19 की ये पब्लिक के लिए बड़ा एक बेनिफिशियल क्वेश्चन है कि कोविड-19 की वैक्सीन जिन लोगों की हुई है, क्या उनके लिए, क्वेश्चन आपका ये है, मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ कि कोविड-19 की वैक्सीन जिनकी हुई है, ऑलमोस्ट जिस तरह मेरी भी हुई है, आपकी भी हुई होगी, क्या वो प्रोटेक्टेड हैं HMPV के अगेंस्ट के नहीं? ऐसा ही पूछना चाह रही हैं आप? जी जी। अब बेसिकली मसला ये है कि हमने पहले डिस्कस किया कि हर वायरस का जेनेटिक मेकअप डिफरेंट है। ठीक है। वो अपने तरह से रेप्लिकेट होते हैं, अपना इंक्यूबेशन पीरियड होता है, अपनी सारी चीज़ें उनकी डिफरेंट होती हैं। अब कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो बिल्कुल उस जो पेशेंट HMP वाला जिसको हो गया वो उसके खिलाफ प्रोटेक्टिव नहीं है, क्योंकि कोविड-19 की वैक्सीन ओनली कोविड-19 के ही वायरसेस के अगेंस्ट है। उसके अलावा किसी भी वायरस में वो फ़ायदेमंद नहीं है, HMPV हो या कोई और वायरस हो। जिस तरह हमारे पास बहुत से मेरे फैमिली के अंदर या बाकी कुछ दोस्त अहबाब हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स के बारे में हमसे डिस्कस किया कि हम उनको फ्लू शॉट, हमने अभी अक्टूबर के अंदर उनको फ्लू शॉट लगवाया, तो अगर ये HMPV वायरस आ भी जाता है तो वो तो उनको कुछ नहीं कहेगा क्योंकि फ्लू शॉट लग गया हुआ है। तो ये बड़े लोगों का एक मिसनॉमर है कि फ्लू शॉट के अंदर मल्टीपल वायरस जो होते हैं ना उनकी प्रोटेक्शन आ जाती है। ऐसा नहीं है। फ्लू शॉट बेसिकली एक इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट होता है, इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट होता है और इन्फ्लुएंजा की ही प्रोटेक्शन होती है उसके अंदर। जो लोग फ्लू शॉट ले रहे हैं या लोग जो कोविड-19 की वैक्सीन लगवा चुके हैं, ये लोग बिल्कुल भी HMPV के अगेंस्ट कोई भी इम्यूनिटी नहीं रखते। और अल्लाह करे कि ये वायरस जहाँ पे अभी पनपा है वहीं से इसका सद्देबाब हो, ये आगे की तरफ ना बढ़े। अगर तो ये पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेता है तो हमें कोविड-19 से सबक सीखते हुए जल्द अज जल्द इसकी वैक्सीन को तैयार करना चाहिए ताकि ये पेंडेमिक की शक्ल इख्तियार ना करे। तो जैसे कि चाइना से इसका ओरिजिन हुआ, चाइना के बारे में भी कहा जाता है कि 2001 में नीदरलैंड में पहला पेशेंट आ गया था इसका, लेकिन उसके बाद अब चाइना में ज़्यादा पेशेंट्स देखे जा रहे हैं। तो और किन कंट्रीज़ में हम इस चीज़ को भी देख रहे हैं HMPV को? देखें, हम बॉर्डर शेयर करते हैं चाइना के साथ और हमारी बहुत सी इकोनॉमिकल चीज़ें भी उनके साथ जुड़ी हैं, हमारी तजारत होती है, चीज़ें आती जाती हैं, लोग ट्रैवल करते हैं, रोज़ की बुनियाद पे हमारी काफ़ी फ़्लाइट्स हैं जहाँ शेयर होती हैं। अब मसला ये है कि कंट्रीज़ का अगर डिस्कस किया कि ऑब्वियसली इसने अपने बॉर्डर शेयरिंग कंट्री में पहले जाना है, तो यानी फिर तो पाकिस्तान भी एट रिस्क तो है, रिस्क में है। बिल्कुल। हमारी जो हेल्थ केयर अथॉरिटीज़ हैं उनको भी अलर्ट होना चाहिए कि हमने ऑब्वियसली वो अलर्ट हैं इस बारे में, चीज़ें डिस्कशन में हैं, चीज़ें हो रही हैं कि इन चीज़ों को कैसे रोका जाए। तो ऑब्वियसली चाइना है, चाइना के बाद उनके जो ताइवान और इर्द गिर्द की चीज़ें उन्होंने बड़े स्ट्रिक्ट एक्शन लिए हैं। इंडिया के अंदर इस पर पॉलिसी बन रही हैं लेकिन ये कि ऑब्वियसली हर मुल्क अपनी एक स्टेटमेंट भी दे रहा है और साथ अपनी जो उनकी चीज़ें हैं उनको भी कर रहा है। ये एक बात याद रखने की ज़रूरत है कि WHO ने अभी तक कोई दुनिया के अंदर कोई इस तरह की इमरजेंसी नाफिज नहीं की है, ना ही उन्होंने कोई इसका थ्रेट अलर्ट जारी किया है। लेकिन फिर भी जो कोविड-19 की जो परकशंस हैं हमारे दिमागों में अभी तक मौजूद हैं, तो उनको देखते हुए हर कंट्री को, हर मुल्क को, हम बीइंग अ पाकिस्तानी, हम पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ को इस चीज़ के वक्ती तौर पे सद्देबाब के लिए अभी से एक्शन लेना ज़रूरी है। तो और किन कंट्रीज़ में ये चला गया है? इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है, इंडिया में तो इवन एक डेथ भी हुई है, तो क्या ये जानलेवा भी है? बिल्कुल, ये डेथ जो हुई है, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, हम इस पे ज़रूर तहकीक करेंगे कि उस पेशेंट की एज क्या थी, उसको क्या कोमॉर्बिडिटीज़ थी। हम बड़ा डिटेल से इसको डिस्कस करके आए हैं कि ये वायरस जो है, ये इम्यूनिटी जिनकी बिल्कुल इंटैक्ट है, उनको कुछ नहीं कहेगा। ऐसे लोग जिनके अंदर ऑलरेडी कोई ना कोई मसला है। हाँ, यहाँ से एक बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कि हम लोगों को करनी चाहिए। जो लोग पहले से सांस की बीमारियों में मुब्तला हैं,
जिस तरह के एस्थमा के पेशेंट हैं, बिल्कुल, जो स्मोकर हैं, जो COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज जो होती है, उनके जो लोग पेशेंट हैं उनके अंदर ये अगर वायरस अटैक करता है तो ये बिल्कुल जानलेवा साबित हो सकता है, क्योंकि उनकी सांस की नालियां पहले ही सिकुड़ी होती हैं, कंप्रोमाइज्ड होती हैं। अगर उनके अंदर ये वायरस रेप्लिकेट करेगा तो उनके लंग्स तो दिनों के अंदर ये ख़राब करेगा और उनके अंदर इनकी मोर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा होता है। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे अब ये बताएं कि HMPV के बारे में, इस वायरस के बारे में कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहते हैं कि भाई आवाम तक ये मैसेज ज़रूर जाए, वो लास्ट मैसेज आपका क्या होगा? अच्छा, आवाम को सबसे पहले तो बात यह है कि जहाँ हमें डरना चाहिए वहीं डरना चाहिए। अब एक चीज़ को अगर आप अभी से हवा बना के एक्सेसिवली, इसको हम OCD बोलते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, अगर आप अभी से जो है, अगर किसी को सिम्टम भी नहीं है उससे भी दूर रह रहे हैं, बाकी चीज़ों को आप फैमिली बाइकआउट करें, ये भी अननेसेसरी है। आप चीज़ों को क्लोजली ऑब्जर्व करें। जो चीज़ें हमने पूरे प्रोग्राम में डिस्कस की हैं, मैं सबसे इल्तमास करूँगा इसको गौर से सुने, और जब सुन के आप जो चीज़ें हमने सिम्टम डिस्कस की, आपको लगता है कि अगर किसी के अंदर ये सिम्टम्स हैं तो अगर आपका वो अजीज़ व अकारब कोई भी है तो उसका एक टेस्ट करवाएं, डॉक्टर के पास ज़रूर लेके जाएं, और घर में सेल्फ मेडिकेशन उसको कभी मत करें, एंटीवायरल ख़ुद से मत दें, और डॉक्टर से रुजू करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपको भूखा होंगे तो आपको खाना खाना ज़रूरी है। ये चीज़ मैं लोगों को बार बार समझाता हूँ। उसकी वजह यह है कि हमारी फैमिली, हमारे दोस्त अहबाब जितने भी हैं, इवन बड़े एजुकेटेड लोग हैं जो कि डॉक्टर के पास नहीं जाते। इवन हेल्थ केयर आप देखें कि इतनी सी बात है, हमने पिछले प्रोग्राम में भी शायद मैंने एक बड़ा ऐसे एक बात की थी कि लोग KFC खाएंगे, मैकडोनल्ड खाएंगे, 2-4 हज़ार रुपये लगाएंगे, जब उनको डायरिया होगा ना तो वो डायरिया की दवाई आपको मैसेज में पूछ रहे होंगे। Very true. Because it doesn't mean they don't have money, it doesn't mean, it means they don't prioritize their life. बिल्कुल, हेल्थ लास्ट प्रायोरिटी है, हेल्थ की लास्ट प्रायोरिटी है उनकी। वो उस चीज़ को वो समझते हैं कि शायद इस चीज़ से ये ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाती हैं चीज़ें, हो सकता है कि 99% चीज़ें ठीक हो जाएं, 1% जो चीज़ है वो आप डिले कर दें, और डिले करने से चीज़ें जो है ना वो बहुत आगे की तरफ चली जाती हैं। अच्छा, अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में ये आ गया HMPV, तो व्हाट डू यू थिंक कि लॉकडाउन फिर से लगेगा, क्वारंटीन फिर सब हो जाएंगे, और एक दफ़ा वही जो हमने 2019 का देखा था सारा समा, क्या वो वाक़यातन अब दोबारा होने जा रहा है? देखिए, लॉकडाउन जब हमने 2019 से ऑनवर्ड लगवाया था ना, लॉकडाउन के अंदर मैंने खुद ड्यूटीज़ की हुई हैं घरों में जाके। जब कोई भी किसी पेशेंट को, अपने अजीज़ो कारब को लोग छोड़ के भाग गए थे ना, हम तब 10-10 लोगों के फैमिली मेम्बर्स के खुद जाके, हमारे पास किट्स भी नहीं होती थी, हम लोगों के सैंपल करते थे। और आई हैव बीन सफ़र टू कोविड 3 टाइम्स डिफरेंट स्ट्रेन से, और इतना फीवर, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स और हॉस्पिटल में क्वारंटीन, हम लोगों ने ये चीज़ें देखी हुई हैं। उन सारी चीज़ों से अब हम लोगों को कुछ सीख लेना चाहिए। अगर देखें, वो सारी चीज़ें इसलिए करवाई गई कि ताकि पूरी पॉपुलेशन की एक एक्सरसाइज हो कि ये सिम्टम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, इनको ऐसे डील करना है। तो हम ऑलरेडी वी हैव लर्नड इट। अगर हमें एक अलर्ट जारी हुआ है कि चाइना में ये चीज़ है, तो हम अपने लेवल पे सोशल डिस्टेंसिंग करें, अपने लेवल पे अगर किसी को सिम्टम्स हैं उसको डॉक्टर के पास रजू करें, अपने लेवल पे अगर किसी बंदे की कुछ सिम्टम्स हैं तो उसको एज सून एज पॉसिबल जो भी चीज़ें हो सकती हैं उसके लिए करके चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये वायरस टच करने से भी स्प्रेड होता है, लाइक हाथ मिलाने से या कुछ इस तरह? बिल्कुल, अगर आपने ऐसे बंदे को हाथ मिलाया है जिसको वो वायरस है, अगर उसने अपना नाक साफ़ किया उसी हाथ से, अगर उसके हाथ के ऊपर वायरस लगा हुआ है या मौजूद है, अगर आप हैंड शेक कर रहे हैं और वही हैंड आप भी दोबारा नाक पे या मुंह पे लगाते हैं, तो वो आपके भी एपिथेलियम के थ्रू आपके भी नाक से अंदर जा सकता है। तो इसीलिए बार बार हाथ धोना, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना, मास्क का इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, कोरोना में ये हुआ था कि खुदा ना खास्ता अगर कोरोना से डेथ हो भी गई थी ना किसी की, तो लोग उनके डेथ वाले घर में भी नहीं जाते थे। तो कहते थे नहीं भाई अब वो तो चला गया, और मैंने ऐसे ऐसे जनाजे भी देखे हैं जिन्होंने 5-6 घर के लोगों ने बस उसको तदफीन तक लेके गए हैं। तो क्या ये भी इतना ही ख़तरनाक होगा कि खुदा ना खास्ता अगर किसी की इस चीज़ से डेथ हो जाए तो आप डेथ वाले घर में भी नहीं जाएंगे? देखिए, इसमें बड़ी एक टेक्निकल बात है। अब जिस बंदे की कोविड-19 से डेथ हो गई, ये किस तरह वायरस फैल रहा है? ये आपके सांस लेने से फैल रहा है, ऐसे ही है ना। हो सकता है कि वो जो बॉडी है, उसकी जो डेड बॉडी है, उसके अंदर वो वायरस मौजूद है, लेकिन वो डायरेक्टली स्प्रेड नहीं हो रहा है क्योंकि उस बंदे का सांस तो है नहीं है। लेकिन जब लॉकडाउन था उसमें एक दूसरे की इन चीज़ों से रोका इसलिए गया कि जिस घर में ये प्रॉब्लम हुई है या मोर्टेलिटी हुई है, तो उनके बाकी फैमिली मेम्बर्स भी एक्टिव फैमिली मेम्बर हैं।
उनके अंदर किसी ना किसी को तो वायरस है ना, तो वो सारे एक्सपोज्ड हैं। उनसे कांटेक्ट को बचाने के लिए कहा गया था सोशल डिस्टेंसिंग का, उस बॉडी से नहीं कहा गया था। तो ये चीज़ें बड़ी समझने की ज़रूरत है। अगर कोविड-19 ये HMPV वायरस हमारी सोसाइटी में अगर उसी शिद्दत का फैलता है तो नो डाउट हम लोगों को ये सारे मेजर्स दोबारा करने पड़ सकते हैं, क्योंकि अगर हम कहते हैं ये डेडली नहीं है तो ये भी गलत है। अगर हम कहते हैं टू अर्ली है कि अगर ये डेडली है तो उन लोगों में है, क्या हमें अपने बड़ों की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने बच्चों की ज़रूरत नहीं है? क्या वो दो पॉपुलेशन अगर एट रिस्क हैं, वो आपकी सोसाइटी का ऑलमोस्ट 50-60% बनती हैं। बिल्कुल ऐसा। तो इसका मतलब है वायरस तो डेडली है और एट रिस्क सब चीज़ें हैं। अगर ये चीज़ उसी तरह से पेंडेमिक की शक्ल इख्तियार करती है तो दुनिया बिल्कुल उसी तरह शट डाउन हो जाएगी और पूरी दुनिया बंद हो जाएगी जिस तरह पहले कोविड-19 में हुआ। आई होप कि हमारी पॉडकास्ट ने आपको काफ़ी हेल्प आउट किया होगा इस वायरस से या किसी भी और वायरस से रिलेटेड। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ हेल्थ वाइज कंटेंट बनाती हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो सुनो पॉडकास्ट हेल्थ को सब्सक्राइब करें।